नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश दवे, आपका फ्रेंड और इकोनॉमिक्स ट्यूटर। एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में समझने वाले हैं जो पूरी ज़िंदगी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इकोनॉमिक्स के लिहाज से और जनरल नॉलेज के लिए हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो 10th स्टैंडर्ड में आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। दोस्तों, अगर मान लो हमारी कोई फैक्ट्री है और किसी भी इंसान का जो अल्टीमेट गोल होता है वो ये होता है कि अगर मान लो मेरे पास सोफ़ा नहीं है तो मुझे सोफ़ा लाना है, अगर मेरे पास एसी नहीं है तो एसी लाना है, अगर मेरे पास फ्रिज नहीं है तो फ्रिज लाना है। तो इस दुनिया में किसी भी इंसान का जो अल्टीमेट गोल होता है, जो फाइनल गोल होता है, वो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर करने का होता है। लेकिन दोस्तों, मान लो कि उसके लिए हमारे पास एक फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री में, हमारी खुद की फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में हमें हर महीने 15,000 रुपये, 15,000 रुपीज़ प्रॉफिट मिल रहा है दोस्तों। अब ये प्रॉफिट जो मिल रहा है उससे हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिसाइड होगा, ठीक है दोस्तों। तो 15,000 रुपीज़ में क्या मैं एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कार, सोफा सेट ये परचेस कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। तो इसके लिए मैं क्या सोचूंगा दोस्तों, मुझे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर करना है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर करने के लिए मैं प्रॉफिट बढ़ाना चाहूंगा। प्रॉफिट बढ़ाने के लिए मेरी फैक्ट्री में से जो सेल्स हो रहा है वो मुझे सेल्स बढ़ाना पड़ेगा, और सेल्स ऐसे ही नहीं बढ़ता है, उसमें जो प्रोडक्शन हो रहा है वो प्रोडक्शन मुझे बढ़ाना पड़ेगा। तो दोस्तों, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, मुझे प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ाने के बाद सेल्स बढ़ाना पड़ेगा, सेल्स बढ़ाने के बाद प्रॉफिट बढ़ेगा, और प्रॉफिट बढ़ने के बाद अगर मान लो 1-2 साल में जो 15,000 प्रॉफिट था उसकी जगह मेरे हाथ में 50 to 60,000, 50-60 हज़ार के आसपास प्रॉफिट आने लगे, तो क्या दोस्तों अब मैं एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कार, सोफा सेट परचेस कर पाऊंगा और मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में बेटर कर पाऊंगा। तो दोस्तों, इसी तरीके से जैसे हम लोगों ने अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर किया, और दुनिया में हर एक इंसान का गोल, हर एक सरकार का गोल यह होता है कि उसके देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक की जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर हो। इसके लिए हर एक देश की सरकार अपने देश का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहती है। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो नेशनल इनकम बढ़ेगी, पूरे देश की इनकम बढ़ेगी, और पूरे देश की इनकम बढ़ेगी तो देश में रहने वाले हर एक इंसान की इनकम बढ़ेगी, और हर एक इंसान की इनकम बढ़ेगी तो सब लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर होगा। लेकिन उसके लिए पहला पॉइंट क्या है दोस्तों, प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। प्रोडक्शन क्यों करना जरूरी है? क्योंकि प्रोडक्शन अगर नहीं करेंगे तो लोगों की डिमांड कैसे पूरी होगी। नेचुरली अवेलेबल रॉ मटेरियल को जब प्रोसेस करके हम फिनिश्ड गुड्स बनाते हैं, नेचुरली अवेलेबल रॉ मटेरियल को हम लोग प्रोसेस करके जब उसको फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन। अगर मान लो दोस्तों, हमारे घर पे मेहमान को बिठाने के लिए हमें चेयर चाहिए होगी, अगर मान लो कोई हम लकड़ी की चेयर लाते हैं, वुड की चेयर लाते हैं, तो वो सबसे पहले वो वुड फैक्ट्री में गया होगा, उस वुड को प्रोसेस किया होगा और उस वुड में से चेयर बनाई होगी, और वो चेयर हमें चाहिए। क्या हम डायरेक्ट वुड लेकर आते और मेहमान को बोलते इसमें नहीं बैठ जाओ क्योंकि इसमें से ही चेयर बनती है? तो क्या ये, क्योंकि वुड जो है ना वो हमारी जरूरत को पूरा नहीं कर पाता है, लेकिन वुड में से बनी हुई चेयर जो है ना वो हमारी जरूरतों को पूरा कर पाती है। तो एक तो इस दुनिया में सभी लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रोडक्शन करना बहुत जरूरी है, और प्रोडक्शन जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो लोगों की जरूरतें पूरी होगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर होगा दोस्तों। इसलिए प्रोडक्शन करना बहुत जरूरी है। लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि प्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए? 4 ऐसी चीजें हैं दोस्तों, 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। 4 ऐसी चीजें हैं जो चाहिए चाहिए और चाहिए, उसके बिना प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता है। मान लो आप और मैं प्रोड्यूसर है, थोड़ी देर के लिए मान लो कि आप और मैं प्रोड्यूसर है, जिसको एंटरप्रेन्योर भी बोलते हैं, जिसको नया बिजनेस स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले दोस्तों हमारे पास फैक्ट्री होनी चाहिए, और फैक्ट्री जमीन पे होती है दोस्तों। अब बोलो सर 10th फ्लोर पे हो तो 10th फ्लोर कहां पर, मतलब उसकी जड़ तो जमीन पे ही है, उसका जो मूल है वो तो जमीन पे ही है, समझ रहे हो दोस्तों। तो भले आपकी फैक्ट्री 10th फ्लोर पे है, लेकिन है तो जमीन पे ही दोस्तों। अगर जमीन नहीं होती तो फैक्ट्री नहीं होती। तो दोस्तों सबसे पहला जो हमें चाहिए एज अ प्रोड्यूसर, अगर हमें चीजें बनानी है, सबसे पहला हमें चाहिए जमीन, जिसको बोलते हैं लैंड। दूसरा हमें चाहिए, मान लो वो फैक्ट्री है, अब वो फैक्ट्री परचेस करने के लिए हमें पैसे तो चाहिए। बिजनेस में रॉ मटेरियल लाने के लिए पैसे तो चाहिए, बिजनेस में एम्प्लॉइज आने पड़ेंगे जो काम करेंगे, उनको सैलरी देने के लिए पैसे चाहिए, तो कैपिटल चाहिए। सबसे पहला कैपिटल चाहिए दोस्तों।
कैपिटल के बाद हम लोग वो जमीन परचेस करेंगे, लेकिन जमीन के बिना भी नहीं हो सकता है। तो कैपिटल चाहिए, लैंड जमीन चाहिए, फिर काम करने वाले लेबर चाहिए कि जो काम करे, जो प्रोडक्शन करने में मदद करे, जो मतलब नेचुरली अवेलेबल रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करे, जो मेहनत करे, तो हमें लेबर चाहिए। और चौथा, हम खुद जो इन तीनों को मैनेज करें, लैंड, लेबर और कैपिटल को मैनेज करें, जिसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। दोस्तों आप सोचो, बिना जमीन के क्या प्रोडक्शन हो सकता है? नहीं हो सकता है। बिना पैसे के, कैपिटल के बिजनेस करना हो तो सबसे पहली चीज पैसा चाहिए। बिना लेबरर के काम हो सकता है? खुद करोगे कितना होगा? लिमिटेशन है, बहुत बड़ा बिजनेस एस्टेब्लिश नहीं कर पाओगे, तो लेबर भी चाहिए। और हम खुद जो एंटरप्रेन्योर, जिन्होंने इन तीनों को मैनेज किया, जो हमने इन तीनों को इकट्ठा किया, हमने कहीं पर जमीन देखी, पसंद आई, वहां पर हमने बिजनेस एस्टेब्लिश किया, हमने अलग अलग एम्प्लॉयज के इंटरव्यूज लिए, उनको काम पे रखा, लेबर, अच्छे अच्छे लेबरर को हमने काम पे रखा, हमने कहीं पर से पैसे जुटाए, मतलब हमने कहीं पर से जहां से कम इंटरेस्ट रेट पे पैसा मिल रहा था वहां से हमने लोन लेकर पैसा जुटाया। तो हम इन तीनों को मैनेज करते हैं। एंटरप्रेन्योर इन तीनों को मैनेज करता है, लैंड, लेबर और कैपिटल को मैनेज करता है। और हम नहीं होंगे तो बिजनेस कहां से स्टार्ट होगा? ये चार बहुत जरूरी चीजें हैं दोस्तों, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। इसलिए इसको बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के साधन। इसके बिना उत्पादन नहीं हो सकता है दोस्तों। तो हमारे देश में भी ये चार उत्पादन के साधन है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। अब लैंड का मतलब क्या है? तो इन अ जनरल अंडरस्टैंडिंग, लैंड में मीन द सरफेस ऑफ अर्थ, द सरफेस ऑफ अर्थ इनएविटेबल फॉर मैनकाइंड, जो इंसान के जीवन के लिए पृथ्वी की ऊपर की जो तय है, जो सतह है, उसको हम जमीन बोलते हैं। हम नॉर्मल, देखो क्या लिखा है दोस्तों यहाँ पर, इन जनरल अंडरस्टैंडिंग। लेकिन मार्शल क्या बोलते हैं कि जितनी भी नेचुरल असेट्स है ना, जितनी भी नेचुरल असेट्स जो हमें मदद करती है, जैसे पानी है, जैसे क्योंकि पानी भी जमीन के ऊपर ही रहता है, फिर मिनरल रिसोर्सेज है जो हमें जमीन के अंदर से मिलते हैं, जो रॉ मटेरियल मिलते हैं, ठीक है। तो जितनी भी नेचुरल असेट्स है उन सबको मिला दो तो वो जमीन है, क्योंकि वो हमें प्रोडक्शन में मदद करता है। तो क्या लिखा? अकॉर्डिंग टू मार्शल, ऑल नेचुरल असेट्स विच हेल्प इन प्रोडक्शन और इकोनॉमिक एक्टिविटीज कंस्टिट्यूट लैंड। जितनी भी कुदरती संपत्ति है, जितनी भी कुदरती संपत्ति जो हमें मदद करती है वो जमीन है। तो दोस्तों ये जमीन के कैरेक्टरिस्टिक क्या है? जमीन बहुत जरूरी है दोस्तों, इसके बिना फैक्ट्री कहां पर एस्टेब्लिश करोगे? हवा में हो ही नहीं सकती। तो इसलिए जमीन बहुत जरूरी है दोस्तों। तो सबसे पहला ये जमीन, देखो दोस्तों, मैंने कभी भी आज तक ऐसा नहीं सुना है, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को पूछा है कि तेरे पापा करते क्या है, मतलब पापा का बिजनेस क्या है, पापा क्या काम करते हैं, कहाँ जॉब करते हैं। कई लोगों को मैंने पूछा है, कई स्टूडेंट्स को मैंने पूछा है, आज तक किसी ने मुझे ऐसा नहीं बोला सर मेरे पापा जमीन बनाने का काम करते हैं। मैं क्यों आपको ऐसा बोल रहा हूँ दोस्तों? क्योंकि जमीन कोई बना ही नहीं सकता है। लैंड इज अ गिफ्ट ऑफ नेचर एंड इज नॉट मैन मेड। ये नेचर की गिफ्ट है, कोई इंसान इसको नहीं बना सकता है। दूसरा, ये जमीन, कभी आपने ऐसा देखा दोस्तों कि रात को जब आप सोए हो घर में और सुबह उठे और आपने बोला कि अचानक से मम्मी घर बहुत बड़ा हो गया अपना, घर बहुत छोटा हो गया अपना, क्या कभी ऐसा हुआ है अपने आप? नहीं। क्यों? क्योंकि सप्लाई ऑफ लैंड इज फिक्स्ड। ये जो जमीन की सप्लाई है ना, फिक्स है, इसको आप बढ़ा नहीं सकते, इसको आप कम नहीं कर सकते। जितनी जमीन है हमारे देश में बस उतनी ही है, उसको बढ़ा या कम नहीं कर सकते। तीसरा ये है दोस्तों, मान लो मुझे अमेरिका जाना है, पर मुझे मेरा एक घर बहुत अच्छा लगता है, तो मैं मान लो ऐसा बोलूँ कि चलो पापा हम लोग अमेरिका जाते हैं, लेकिन हम अपने घर को उठाकर अमेरिका में रख देते हैं। पॉसिबल है दोस्तों? नहीं। हनुमान दादा ही कर सकते, और कोई नहीं कर सकते, वो संजीवनी बूटी वाला। तो दोस्तों लैंड जो है वो जियोग्राफिकली इमोबाइल, ये अगतिशील है, इसको हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। चौथा ये है कि अलग अलग जमीन में, आपने 10th स्टैंडर्ड में एक लेसन पढ़ा था सॉइल, और उसमें आप लोगों ने समझा था कि अलग अलग तरह की जमीन में फर्टिलिटी अलग अलग होती है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है ऑल टाइप्स ऑफ लैंड आर डिफरेंट इन फर्टिलिटी, क्लाइमेट कंडीशंस एंड सो ऑन। अलग अलग जमीन की जो फर्टिलिटी है, जो फलद्रुपता है, उसके जो क्लाइमेट कंडीशंस है वो अलग अलग होती है। और लैंड को जो रिम्यूनरेशन मिलता है वो क्या मिलता है? रेंट मिलता है। जब भी हम कोई मकान किराए पर लेते हैं, मान लो हमने कहीं पर फैक्ट्री किराए पर रखी, तो हमें क्या देना पड़ेगा? अब दोस्तों जमीन खुद नहीं लेती है, पर जमीन ने हम कंट्रीब्यूशन तो दिया ना, ये फैक्ट्री नहीं होती तो प्रोडक्शन होता ही नहीं।
तो इसके कंट्रीब्यूशन के बदले में उसको जो मिलता है उसको बोलते हैं रेंट। लेकिन वो मिलेगा किसको मिलेगा? जो उसका ऑनर होगा उसको। अगर मान लो हम किसी को, हमारे पास एक फैक्ट्री है, शेड है, जो हम किसी को किराए पर दे रहे हैं, शेड मतलब जहां पर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होती है, जहां पर प्रोडक्शन होता है, तो हमने किसी को वो किराए पर दिया, तो हम उसके मालिक है उस जमीन के, तो जमीन के मालिक को क्या मिलेगा? रेंट मिलेगा। इसलिए जब जमीन और मकान कोई किराए पर रखता है ना, तो वो हर महीने क्या देता है? किराया देता है, रेंट देता है। कभी ऐसा बोला कि इस महीने हमने मकान का इंटरेस्ट दिया? नहीं, वो तो होम लोन होगी। तो समझ में आया कि नहीं समझ में आया दोस्तों? तो इसलिए जमीन को जो मिलता है ना, जो अपना कंट्रीब्यूशन देने के बदले में, उसको बोलते हैं रेंट। तो ये था जमीन के बारे में, मैंने आप लोगों को समझाया दोस्तों। आशा रखता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अब लेबर के बारे में समझाता हूँ दोस्तों। लेबर का मतलब, लेबर इज अ लिविंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जिंदा। जैसे मैं, ठीक है, किसी भी अथॉरिटी के अंडर में, किसी भी अथॉरिटी के अंडर में जब हम शारीरिक या मानसिक काम करते हैं, शारीरिक या मानसिक श्रम करते, मेहनत करते हैं पैसा कमाने के लिए, हमारा जीवन निर्वाह चलाने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं लेबर, श्रम। जैसे मैं अभी कर रहा हूं यहाँ पर, मैं यहाँ पर कौन सा श्रम कर रहा हूँ? यहाँ पर इंटेलेक्चुअल, मैं यहाँ पर आपको वर्क करते हुए दिखाई दे रहा हूँ, मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ सारे कॉन्सेप्ट। तो मैं यहाँ पर इंटेलेक्चुअल वर्क कर रहा हूँ किसी की अथॉरिटी में। हमारे स्कूल में जो भी ट्रस्टी, उनकी अथॉरिटी है मुझ पर, मतलब मैं उनके अंडर में काम कर रहा हूं और इंटेलेक्चुअल वर्क कर रहा हूं पैसा कमाने के लिए। लेकिन मैंने आपको पहले भी बोला था दोस्तों, कोई भी टीचर का काम सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता है, बच्चों को अच्छे से अच्छा नॉलेज प्रोवाइड करना और इस देश का फ्यूचर अच्छा करना, ये टीचर का, कोई भी टीचर है उसका पहला फर्ज ये होता है। और बाद में पैसा, उसके प्रायोरिटी ये होती है नॉलेज बढ़े, प्रायोरिटी ये होती है देश का फ्यूचर अच्छा हो, प्रायोरिटी ये होती है आपका फ्यूचर अच्छा हो, फिर होता है पैसे। क्योंकि जीवन निर्वाह के लिए दोस्तों पैसा कमाना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए, तो पैसा कमाने के लिए किसी के अंडर में शारीरिक या मानसिक श्रम करे, उसको हम बोलते हैं लेबर, श्रम। जैसे मैं यहां पर कर रहा हूं, तो ये होता है लेबर। अब भी कुछ सालों के बाद काम करोगे, ठीक है दोस्तों। तो अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पढ़ते हैं। तो क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स? लेबर कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द लेबरर। दोस्तों, जो श्रमिक होता है और उसकी जो मेहनत होती है, उसका जो श्रम होता है, वो दोनों अलग अलग नहीं हो सकते। मैं आपको ऐसा बोलूं, जैसे मैं अपने आप को ऐसा बोलूं कि देखो भाई ब्रिजेश, मेरी मेहनत जा और लेक्चर लेके आ, ऐसा नहीं हो सकता है। मुझे खुद आना पड़ेगा लेक्चर लेने के लिए। तो लेबर कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम लेबरर। सेकंड, लेबर कैन नॉट बी स्टोर्ड। हम हमारी मेहनत को स्टोर करके नहीं रख सकते कि 10 दिन आराम कर ले, फिर 10 दिन के बाद मेहनत स्टोर कर रखे, एक साथ ही मैं 5-6 दिन पढ़ाने लगूं 24 घंटे 24/7। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। इन अ वे लेबर एफर्ट डन बाय अ लेबरर इज पेरिशेबल। मतलब एक बार मेहनत की बस, उसके बाद वो खत्म, फिर दूसरी बार मेहनत करनी पड़ेगी, तीसरा लेक्चर लेना पड़ेगा, चौथा लेक्चर लेना पड़ेगा। तो ये जो मेहनत है ये पेरिशेबल है, मतलब आप जितनी बार करोगे बस खत्म, वो मेहनत का परिणाम मिल गया, फिर दूसरी बार मेहनत करनी पड़ेगी। थर्ड, द मोबिलिटी ऑफ लेबर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल एंड इकोनॉमिक रीजंस। दोस्तों, ये समझने जैसी बात है। लेबर मतलब आप, मतलब लेबर मतलब मैं, मतलब जो काम कर रहा है। तो अगर मान लो दोस्तों, मोबिलिटी मतलब गतिशीलता, एक जगह से दूसरी जगह जाना। अब अगर दोस्तों हमारे देश में, इंडिया में खास करके, अगर किसी को एक जगह से दूसरे जगह जाना है तो वो इंडिविजुअल डिसीजन नहीं ले सकता है दोस्तों, फैमिली में पूछना पड़ेगा। फैमिली वाले अगर वो बात मानेंगे तो ठीक है, जा सकते, बाकी नहीं जा सकते। तो इसलिए क्या लिखा है दोस्तों, द मोबिलिटी ऑफ लेबर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल एंड इकोनॉमिक रीजंस। दोस्तों, मुझे दूसरी जगह पर जाना है, लेकिन अगर वहां पर सैलरी ज़्यादा मिल रही होगी तो ही मैं जाऊंगा। तो इकोनॉमिक रीजन हुआ इन्फ्लुएंस, प्रभाव में। और दूसरा है सोशल रीजंस। हमारे देश में दोस्तों हम कोई डिसीजन खुद नहीं ले सकते। अगर मान लो हमें कहीं फॉरेन कंट्री जाना है, या कहीं पर बाहर गांव से शहर जाना है, या शहर से कहीं दूर कहीं पर जाना है दोस्तों, तो हमारे देश में फैमिली को पूछना पड़ता है, सारे फैमिलीज मिलकर फिर डिसीजन ले, फैमिली मेंबर्स मिलकर फिर डिसीजन ले, तो ही हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, नहीं तो हम नहीं जा सकते। इसलिए यहाँ पर ऐसा लिखा है दोस्तों। Fourth, the efficiency of every laborer is different. Efficiency of every laborer is different, which means the capacity of every laborer to perform labor is different. दोस्तों, ये तो कॉमन सेंस है दोस्तों। हर एक श्रमिक की जो कार्य क्षमता है वो अलग अलग होती है। हर एक लेबरर की जो काम करने की जो एफिशिएंसी होती है वो अलग अलग होती है, किसी की ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। फिर क्या है फिफ्थ, द सप्लाई ऑफ लेबर डिपेंड्स अपॉन पॉपुलेशन। जनसंख्या के ऊपर निर्भर है। जितनी जनसंख्या ज्यादा बढ़ती जाएगी लेबरर्स बढ़ते जाएंगे, जितनी जनसंख्या कम होती जाएगी लेबरर्स कम होते जाएंगे। द रेम्यूनरेशन फॉर लेबर इज कॉल्ड वेजेस। दोस्तों, श्रमिक जो मेहनत करता है, जो श्रम करता है, उसके बदले में उसको क्या मिलता है? वेजेस मिलता है।
उसके बदले में इसको क्या मिलता है, वेजिस, सैलरी मिलती है। अब तीसरी है कैपिटल। दोस्तों इसके बिना बिजनेस हो ही नहीं सकता है। आज के समय में जब लोग बिजनेस के बारे में सोचते हैं पहला, तो सबसे पहले सोचते हैं कैपिटल के बारे में, क्योंकि इसके बिना कुछ है ही नहीं, इसके बिना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते हो। तो कैपिटल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज के दिन में है बिजनेस करने के लिए। इन मॉडर्न टाइम्स कैपिटल इज कंसिडर्ड टू बी अ हाईली इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ऑल मैन मेड गुड्स विच हेल्प इन प्रोडक्शन कंस्टिट्यूट कैपिटल। दोस्तों कैपिटल मतलब पैसा, और ऐसे सारी चीजें जो दूसरी चीजें बनाने में मदद करती है उसको कैपिटल बोलते हैं। जैसे कि मान लो दोस्तों ट्रैक्टर है, तो ट्रैक्टर इंसान ने बनाया हुआ है, ट्रैक्टर इंसान ने बनाया हुआ है, लेकिन ट्रैक्टर एक ऐसी चीज है जो दूसरी चीजें प्रोडक्शन करने में मदद करता है। जैसे कि फार्मर को एग्रीकल्चर करने में, क्रॉप्स कल्टीवेट करने में मदद करता है, तो ट्रैक्टर को हम लोग क्या मानेंगे, कैपिटल मानेंगे। ऑल मैन मेड गुड्स विच हेल्प इन प्रोडक्शन कंस्टिट्यूट कैपिटल, उसको हम क्या मानेंगे, कैपिटल ही मानेंगे। ठीक है दोस्तों, अब क्या लिखा है यहां पर, इट इज डिफरेंट फ्रॉम लैंड एंड लेबर एज इट इज अ प्रोड्यूस्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये प्रोड्यूस्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये कैपिटल बनाया किसने, इंसान ने बनाया है। जैसे ट्रैक्टर इंसान ने बनाया है, पैसे किसने छापे, किसने बनाया, इंसान ने बनाया है। ये जो मॉनेटरी इकोनॉमी है, तो ये प्रोड्यूस्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। प्रोड्यूस मतलब इंसान ने बनाया हुआ ही एक फैक्टर है, और प्रोडक्शन के लिए इसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इन अदर वर्ड्स इट इज अ मैन मेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये मैन मेड फैक्टर है। फॉर एग्जाम्पल ट्रैक्टर इज अ प्रोड्यूस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच फर्दर हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स। ट्रैक्टर इंसान ने बनाया हुआ है और फर्दर ये एग्रीकल्चरल गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए मदद करेगा। अब दोस्तों यहां पर एक टॉपिक समझाया हुआ है कि कोई गुड है वो वेल्थ भी हो सकता है और वो कैपिटल भी हो सकता है। जैसे मान लो दोस्तों, मैंने वेल्थ के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताए थे। वेल्थ के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, जो स्कैर्स हो, जिसकी कमी हो, जो यूजफुल हो, जिसकी कमी हो, जो हम एक्सचेंज कर सके, जो टिकाऊ हो, लंबे समय तक चल सके। अगर मान लो दोस्तों कोई गुड्स ऐसा है जिसमें दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स अप्लाई होते हैं, तो वो वेल्थ भी है और कैपिटल भी है। अब ट्रैक्टर है, तो ट्रैक्टर में ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स, वेल्थ के कैरेक्टरिस्टिक्स भी अप्लाई होते हैं और ये किसान को मदद भी करता है, तो ये वेल्थ भी है और ये कैपिटल भी है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। लेकिन अगर मान लो दोस्तों किसी कंपनी ने कोई जमीन ऐसे ही ली है इन्वेस्टमेंट के लिए, जो प्रोडक्शन के लिए काम में नहीं आती है, तो उस जमीन में वेल्थ के तो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है कि भाई वो यूजफुल है, स्कैर्स है, उसको एक्सचेंज कर सकते हो, सारे वेल्थ के कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन उस जमीन को आप कैपिटल में कंसिडर नहीं कर सकते हो। क्यों? वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, मतलब वो जमीन को आप कैपिटल कंसिडर नहीं कर सकते हो। क्यों कैपिटल कंसिडर नहीं कर सकते हो? क्योंकि वो प्रोडक्शन करने में मदद करती नहीं है। तो दोस्तों यहां पर एक टॉपिक ऐसा दिया हुआ है कि कुछ गुड्स ऐसे होते हैं कि जो वेल्थ भी होते हैं, कैपिटल भी होते हैं। कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ वेल्थ होते हैं, जैसे वो जमीन का बताया, लेकिन कैपिटल नहीं होते। ठीक है दोस्तों, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटल कैन बी स्टेटेड एज, फर्स्ट, कैपिटल इज अ मैन मेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो मैंने बताया। सेकंड, इट इज द मोस्ट मोबाइल ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, सबसे ज्यादा गतिशील ये है। एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने वो पैसे बहुत ही आसान है, ट्रैक्टर लेके जाना बहुत ही आसान है। मैंने आपको एग्जांपल दे रहा हूं दोस्तों, सबसे ज्यादा गतिशील अगर कोई साधन है तो वो कैपिटल है। Third, the increasing demand for capital in present times owing to increasing capital intensive methods of production has resulted in increasing scarcity of this factor। दोस्तों आज के समय में ज़्यादातर जो लोग प्रोडक्शन करना चाहते हैं, प्रोडक्शन इस दुनिया में दो तरीके से हो सकता है। एक है कैपिटल इंटेंसिव मेथड से और दूसरा है लेबर इंटेंसिव मेथड से। मतलब अगर मान लो मैं मेरी कंपनी में ज़्यादातर ऑटोमेटिक प्रोडक्शन करता हूँ, मतलब बहुत बड़े बड़े मशीन्स परचेज करता हूँ, बहुत ज़्यादा पैसे के, लाखों करोड़ों रुपए के मशीन्स परचेज करता हूँ, जिसमें लेबरर्स कम चाहिए, सब प्रोडक्शन ऑटोमेटिक ही होगा, तो उसमें लेबरर्स कम चाहिए और कैपिटल ज़्यादा चाहिए, पैसे ज़्यादा चाहिए, तो इसको बोलते हैं कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन मेथड। और एक मेथड ऐसी होती है जो छोटे और गृह उद्योगों में काम करती है, जिसमें मशीन्स आपको बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, छोटे छोटे मशीन्स चाहिए, जिसमें मतलब जिसमें ऑटोमेटिक प्रोडक्शन नहीं होता है, जिसमें लेबरर्स ज़्यादा चाहिए, काम करने वाले लोग ज़्यादा चाहिए, जिसको बोलते हैं लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन मेथड। आज के समय में ज़्यादातर प्रोड्यूसर अपना बिजनेस स्टार्ट करते हुए ऐसा सोचते हैं कि जितने ज़्यादा लेबरर्स रखेंगे उतनी ज़्यादा मगजमारी होगी, कई भी स्ट्राइक करेंगे, उनके डिमांड पूरी करें, उससे अच्छा है हम लोग लोन लेकर मशीन से ही ज़्यादातर प्रोडक्शन करते हैं, कैपिटल इंटेंसिव मेथड से प्रोडक्शन करते हैं। तो ये टॉपिक में क्या लिखा है दोस्तों कि आजकल
जो प्रोडक्शन होता है वो ज़्यादातर कैपिटल इंटेंसिव मेथड से प्रोडक्शन करने का जो मतलब डिमांड है, मतलब जो ट्रेंड है, मतलब ज़्यादातर प्रोड्यूसर ऐसा चाहते हैं कि हम लोग कैपिटल इंटेंसिव मेथड से प्रोडक्शन करें, जिसमें बहुत बड़े बड़े मशीन्स चाहिए और इसके लिए आपके पास सबसे ज़्यादा कैपिटल चाहिए। तो इसलिए आज के समय में इसकी कमी है, कैपिटल की बहुत ज़्यादा कमी है, क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव मेथड से प्रोडक्शन करने की डिमांड, कैपिटल इंटेंसिव मेथड का जो ट्रेंड है वो बढ़ते ही जा रहा है। लेकिन दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ, हमारे देश में जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ पर कैपिटल इंटेंसिव मेथड इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि हमारे देश में लोगों को काम मिलना चाहिए, जितने भी लेबरर्स हैं उनको काम मिलना चाहिए, और इसके लिए हमारे देश में कैपिटल इंटेंसिव मेथड इतनी अच्छी नहीं है। हमारे देश में गवर्नमेंट को बढ़ावा कौन सी मेथड को देना चाहिए, लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन मेथड को, जिसमें मशीन्स का इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता है, ज़्यादातर लेबरर्स चाहिए होते हैं काम करने के लिए। जैसे छोटे उद्योग होते हैं, गुरु उद्योग होते हैं, पापड़ बनाने का उद्योग, ममरा बनाने का, खाखरा बनाने का उद्योग, ऐसे उद्योगों को ज़्यादा प्रोत्साहन मिलना चाहिए। अगर कैपिटल इंटेंसिव मेथड से प्रोडक्शन होगा, कुछ बड़े उद्योगों में जरूरी है दोस्तों, जैसे सीमेंट है, स्टील है, ये सब छोटे उद्योगों में नहीं बन सकता है, तो इसके लिए बड़े उद्योग जरूरी है। लेकिन हर चीज के लिए बड़े उद्योग हो, हर चीज के लिए ऑटोमेटिक प्रोडक्शन हो, वो हमारे देश के लिए अच्छी बात नहीं है, उससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर तीसरा समझाया कि कैपिटल की डिमांड बहुत ज़्यादा है और कैपिटल की कमी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव मेथड का जो ट्रेंड है वो बढ़ते जा रहा है। और फोर्थ है, द रिम्यूनरेशन ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड इंटरेस्ट। कैपिटल के बदले में जो मिलता है वो इंटरेस्ट। मैं किसी को अगर कैपिटल देता हूँ, 50,000 रुपये देता हूँ, तो मैं बदले में क्या लूँगा उससे? इंटरेस्ट लूँगा। बैंक से हम लोग लोन लेते हैं बिजनेस करने के लिए, तो बैंक को क्या देना पड़ता है बदले में? इंटरेस्ट देना पड़ता है। और बात आती है एंटरप्रेन्योर। दोस्तों सबसे ज़्यादा रिस्क अगर कोई लेता है तो एंटरप्रेन्योर। थोड़ी देर के लिए मान लो कि हम लोग एंटरप्रेन्योर है दोस्तों, हम ज़मीन भी लेते हैं, हम लोग लेबरर्स को हायर भी करते हैं, उनको गारंटी देते हैं हर महीने आपको इतनी सैलरी देंगे, हम लोग बैंक से लोन लेते हैं और उनको इंटरेस्ट भी हर महीने पे करते हैं। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा रिस्क हम लोगों ने लिया। सबसे ज़्यादा रिस्क जो फैक्टर, जो रिस्क वाला जो फैक्टर है, सबसे ज़्यादा जो रिस्क लेता है वो फैक्टर कौन सा है? एंटरप्रेन्योर है, उद्योगपति। भले हम लोग उद्योगपति को हम लोग बहुत ज़्यादा गलत तरीके से देखते हैं, लेकिन अगर उद्योगपति नहीं होता तो जमीन, श्रमिक और पूंजी, इन तीनों को मिलाकर प्रोडक्शन कौन करता है? हमारी ज़रूरतों को कौन पूरा करता है? तो दोस्तों इसलिए एंटरप्रेन्योर बहुत ज़रूरी है। एंटरप्रेन्योर भी एक लिविंग फैक्टर है जो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को क्या करता है? कोऑर्डिनेट करता है, सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को संभालता है, प्रोडक्शन करता है, उसको बेचकर फिर क्या कमाता है? प्रॉफिट कमाता है। एंटरप्रेन्योर को जो मिलता है वो क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। एंटरप्रेन्योर इज द फैक्टर which brings together, coordinates all other factors of production for the production process for an economic activity. There is a difference between management and coordination. Management of work is done by a manager who is a salaried laborer of the entrepreneur, and entrepreneur is the person who sets up the enterprise. दोस्तों मैनेजर और एंटरप्रेन्योर में क्या डिफरेंस है? मैनेजर एंटरप्रेन्योर के लिए काम करता है और वो सैलरीड पर्सन होता है। एंटरप्रेन्योर तो वो होता है जिसने बिजनेस को सेटअप किया होता है, सारे फैक्टर्स को मिलाकर, सारे फैक्टर्स को कोऑर्डिनेट करके जिसने बिजनेस स्टार्ट किया होता है वो एंटरप्रेन्योर होता है। एंटरप्रेन्योर इज द रिस्क टेकर, सबसे ज्यादा रिस्क वो लेता है और बदले में क्या मिलता है उसको? प्रॉफिट। और ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट मिलता ही है, उसका जो देखो दोस्तों, वो सब लोगों को फिक्स रिटर्न देता है जिसके पास से, अगर मान लो हम एंटरप्रेन्योर है, हमने कहीं पर फैक्ट्री रेंट पर ली है, तो हाँ हर महीने उसको रेंट तो देंगे ही। हमने लेबरर्स को हायर किया है तो हर महीने उनको सैलरी तो देंगे ही। हमने बैंक से लोन लिया है, हर महीने हम लोग इंटरेस्ट तो देंगे ही। लेकिन हमारा रिटर्न ही फिक्स नहीं है, हमें प्रॉफिट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो क्या होगा? लॉस भी बियर करना पड़ता है, कई बार घर से भी पैसे निकालने पड़ते हैं हमें। तो देखो क्या लिखा है दोस्तों, अगर हम एंटरप्रेन्योर है तो एंटरप्रेन्योर इज द रिस्क टेकर हु टेक्स द रिस्क ऑफ सेटिंग अप एन एक्टिविटी। दिस फैक्टर डज नॉट गेट फिक्स्ड रिटर्न बट ट्राइज टू जनरेट इनकम by running the economic activity successfully. She or he may incur a loss if the activity does not function well. हमें लॉस भी हो सकता है अगर काम ठीक से नहीं हुआ तो सबसे ज़्यादा रिस्क टेकिंग फैक्टर अगर है तो कोई है तो वो है एंटरप्रेन्योर। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फर्स्ट, दिस फैक्टर इज द डिसीजन मेकर ऑफ द एक्टिविटी। सब निर्णय लेने वाला एंटरप्रेन्योर ही निर्णय लेता है अपने बिजनेस के बारे में कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। सेकंड, दिस फैक्टर इज नॉन एज रिस्क टेकिंग फैक्टर, सबसे ज़्यादा रिस्क ये लेता है। थर्ड, इट पजेस द क्वालिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन। इन अदर वर्ड्स, एंटरप्रेन्योरशिप इज अ क्वालिटी, लॉन्ग टर्म तक का सोचना, ठीक है, जमीन, पूंजी और श्रमिक को साथ में मिलाकर काम करना और अच्छे से अपने गोल को अचीव करना, ये एंटरप्रेन्योरशिप एक क्वालिटी है। और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है? ये जो इतना काम करता है, इतना जो सोचता है, उसके बदले में इसको क्या मिलता है? प्रॉफिट।
द रिम्यूनरेशन फॉर दिस फैक्टर इज कॉल्ड प्रॉफिट। दोस्तों वीडियो पूरा देखना, समझ में आएगा। 4 फैक्टर जनरल नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है, पूरी ज़िंदगी याद रखना। ये 4 फैक्टर हमारे देश में है, लेकिन उसका पूरा इस्तेमाल हम अभी तक नहीं कर पा रहे हैं। अभी भी हमारे देश में फैक्टर्स अनयूटिलाइज्ड है। अभी भी हमारे देश में बहुत सारे लोग बेरोजगार है, लेबर है, जिनको काम मिलना चाहिए। अभी भी हमारे देश में बहुत सारी जमीन ऐसी है जो ऐसी ही पड़ी है, जहां पर फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश होनी चाहिए, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज होनी चाहिए, स्कूल स्टार्ट होनी चाहिए, हॉस्पिटल स्टार्ट होनी चाहिए, ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़े, हमारे देश का प्रोडक्शन बढ़े, नेशनल इनकम बढ़े, पर कैपिटा इनकम बढ़े और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर हो। लेकिन ये समझने के लिए इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है दोस्तों। इसलिए पूरा वीडियो देखना, शांति से समझना। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना। ये 4 फैक्टर्स है जिनके बिना कोई भी देश अपना डेवलपमेंट नहीं कर सकता है। इतने इंपॉर्टेंट ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। आज के लिए रखते हैं इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय सिया राम।